नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस में अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन में अपन ने जाना था कि किस प्रकार अपन अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन ने न्यूट्रिशन का नाम दिया था। न्यूट्रिशन में फिर अपन ने पोषक तत्व न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था, मतलब ऐसे पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर इन पोषक तत्वों को अपन इनकी मात्रा के अनुसार दो भागों में वर्गीकृत किया था, वह थे माइक्रोन्यूट्रिएंट व मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अपन पढ़ेंगे अब मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब बहुल पोषक तत्व। नाम से भी पता चल रहा है, ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। बहुल पोषक तत्व के उदाहरण हो सकते हैं, एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुल पोषक तत्व का उदाहरण है। वह इसका अन्य उदाहरण है प्रोटीन। प्रोटीन अपन खाते हैं। वह तीसरा इसका फैट मतलब वसा व चर्बी, वह भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का उदाहरण है। वह वाटर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का उदाहरण है, क्योंकि वाटर को, पानी को भी अपन बाहर से ही ग्रहण करते हैं। वह पानी हमें कितना पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर एक दिन में पानी की हमें आवश्यकता होती है। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे आखिर होता क्या है। अपन जो भोजन करते हैं, जैसे हो गया, अगर मान लो अपन खा रहे हैं सेव फल, तो सेव फल से भी हमें जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। वह अन्य तत्व भी मिलते हैं। अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, बहुत सी सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो आखिर जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा बायोमोलिक्यूल्स होता है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब जीवों के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों से भी मिलता है ये, वह अन्य जानवरों से मिलता है, तो जीवों के अंदर ही मिलता है, तो इसको बायोमोलिक्यूल्स भी अपन बोल देते हैं। वह इसकी संरचना किन एटमों से मिलकर बनी होती है? वह होते हैं, एक तो हो गया कार्बन, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, व तीसरा हो गया ऑक्सीजन। इन तीनों एटमों से मिलकर इसकी संरचना बनी रहती है। वह इसके सबसे छोटी इकाई क्या हो, जिस प्रकार हमारा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना रहता है, जिसको अपन ने कोशिका नाम दिया था, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स में भी बहुत छोटी इसकी सबसे छोटी इकाई को अपन मोनोसेकेराइड बोलते हैं। मोनोसेकेराइड जो इसकी यूनिट है, यूनिट को इकाई बोलते हैं। वह हम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 से लेकर 4.5 कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा को अपन जानते हैं, ऊर्जा को अपन कैलोरी में भी नापते हैं व जूल में भी नापते हैं। तो मान लो 1 कैलोरी बराबर 4.1 जूल भी इसकी मात्रा होती है। तो अपन इसको गुणा कर भी आसानी से पता लगा सकते हैं। वह इसके सोर्स के बारे में देख लेते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट आखिर मिलता किससे है। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख सोर्स होता है, एक तो स्टार्च से भी यह मिल जाता है, अनाज से, अनाज जितना भी अनाज अपन ग्रहण करते हैं, दालों में मिल जाता है, बहुत सी दालों में, वह सब्जियों में, वह फलों में,
तो ये थे इसके सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स और क्या कार्य करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वह हमारे शरीर को दिन भर में 300 ग्राम, एक दिन में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर लेना चाहिए। 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम लेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। वह कार्बोहाइड्रेट्स को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं इनकी मोनोसेकेराइड यूनिट्स के आधार पर। तो अगले स्लाइड में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अपन सेकेराइड यूनिट की प्रेजेंस के आधार पर भी इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला अपना होता है मोनोसेकेराइड व दूसरा ओलिगोसेकेराइड। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा हो गया पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड के अंतर्गत सेकेराइड यूनिट की संख्या सिंगल, मोनो का मतलब भी सिंगल ही होता है, तो इसकी एक यूनिट में एक सेकेराइड उपस्थित होता है। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एक सेकेराइड यूनिट उपस्थित होती है। वह ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत 2 से लगाकर 9 सेकेराइड यूनिट उपस्थित होती है। और पॉलीसेकेराइड मतलब नाम से भी पता चल रहा है, पॉली मतलब बहुत सारी, 10 या 10 से अधिक सेकेराइड यूनिट उपस्थित होती है। तो इनके बारे में एक के बारे में इन डिटेल से पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड में अपन जान गए कि इसमें सेकेराइड की एक यूनिट उपस्थित होती है। वह इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, कार्बन की संख्या Cn, हाइड्रोजन की संख्या उसकी दुगनी व ऑक्सीजन की संख्या N। मतलब कार्बन मान लो N है तो हाइड्रोजन इसके दुगने हो गए, व ऑक्सीजन व कार्बन दोनों बराबर होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन। इसका एक तो उदाहरण है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, व तीसरा गैलेक्टोज। इनके सूत्र तो वैसे तो तीनों के सूत्र समान रहते हैं, C6H12O6। व फ्रक्टोज का सूत्र भी यही है, C6H12O6। व गैलेक्टोज का सूत्र भी यही है, C6H12O6। तीनों में कार्बन की संख्या समान, लेकिन अपन ने इनको अलग अलग नाम क्यों दिया? क्योंकि ये तीनों आइसोमर्स हैं। इनको तीनों को आइसोमर्स बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो समावयवी। मतलब इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान रहता है, देख भी रहे हैं आप, सब में समान ही दिख रहे हैं, लेकिन इनकी संरचना में अंतर आता है, मॉलिक्यूलर संरचना में अंतर आता है। तो इस वजह से इनको आइसोमर्स बोलते हैं। दूसरी बात आती है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे, ये बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछा गया है, मीठा कार्बोहाइड्रेट्स होता है फ्रक्टोज। वह इसके और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। एक तो हो गया राइबोज,
राइबोज किस में पाया जाता है? आरएनए के अंतर्गत, आरएनए में पाया जाता है। वह एक हो गया डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज किस में? डीएनए के अंदर पाया जाता है। दोनों ही शुगर है। वह इनके ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज के फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। ग्लूकोज के अंदर तो एल्डिहाइड उपस्थित होता है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जो CHO से मिलकर बना रहता है। फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो C व O से मिलकर बना रहता है। वह गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड ही पाया जाता है। जो CHO से मिलकर बना रहता है। तो ये था अपना पूरा मोनोसेकेराइड। अगली स्लाइड में ओलिगोसेकेराइड देखते हैं। अगला अपना कार्बोहाइड्रेट आता है ओलिगोसेकेराइड, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 2 से लगाकर 9 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। शुगर मॉलिक्यूल शुगर को ही अपन दूसरा नाम सेकेराइड बोलते हैं। तो मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से 9 तक सेकेराइड यूनिट उपस्थित हो। इसके अंतर्गत ही डाइसेकेराइड आ जाता है, मतलब जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल उपस्थित हो। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो इसका उदाहरण है सुक्रोज। सुक्रोज किस यूनिट से मिलकर बना है? एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना रहता है। और सुक्रोज हम जो हमारे घरों में चीनी का उपयोग करते हैं, चीनी मतलब शक्कर का उपयोग करते हैं, वह सुक्रोज है। तो इसको हाउस होल्ड शुगर भी बोलते हैं, घरेलू चीनी। वह इसका अगला उदाहरण है लैक्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना रहता है। और यह शुगर किस में पाई जाती है? दूध में। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है। वह दूध अपन को थोड़ा मीठा मीठा भी लगता है। किस वजह से? क्योंकि लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण इसका क्या होता है? दूध में मिठास आ जाती है, मिठास आती है। तीसरा इसका अगला एग्जाम्पल आता है माल्टोज। माल्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना रहता है। और यह किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है चावल के पानी में, चावल के पानी में। तो ये थे डाइसेकेराइड के उदाहरण। ये था अपना ओलिगोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का अपना अगला प्रकार आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत, और सेकेराइड मतलब शुगर, जिसमें 10 या 10 से अधिक शुगर यूनिट प्रेजेंट हो। वह इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं स्टार्च। स्टार्च जानते थे, यह अनाज में पाया जाता है। अनाज में गेहूँ, अनाज के अंतर्गत गेहूँ, चावल व आलू के अंदर पाया जाता है। और यह पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। अगला इसका उदाहरण आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अपन जानते हैं, अपन ग्लूकोज ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में। तो ग्लूकोज इंसुलिन की सहायता से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। दूसरा आ गया इसका काइटिन। काइटिन अपन जानते हैं कि फंगस होता है। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। सेल वॉल मतलब इसकी सबसे बाहरी वाली परत। फंगस की सबसे बाहरी वाली परत
काइटिन की बनी हुई होती है। अगला उदाहरण इसका देख लेते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने नहीं देता। अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाएगा तो खून, हमारी नसें ब्लॉक हो जाएगी, वह रक्त हमारे शरीर में संचरण नहीं कर पाएगा। तो यह शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, थक्का नहीं बनने देता है। अगला इसका उदाहरण आता है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में अपन ने पढ़ा भी था कि जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट पादपों की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, वह होती है सेलुलोज से बनी हुई। तो ये थे अपने पास पॉलीसेकेराइड। तो अपना कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। अगला अपना न्यूट्रिएंट आता है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन आखिर होता क्या है। प्रोटीन जिस प्रकार से अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी सेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, उसी प्रकार प्रोटीन भी अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। अमीनो एसिड इसकी सबसे छोटी इकाई है और एक प्रोटीन के निर्माण में कम से कम 20 अमीनो एसिड यूनिट आपस में जुड़ी रहती, और यह जिस बॉन्ड के सहायता से जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, इस वजह से इसको में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इस वजह से अपन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड, और कुछ बहुत सारी अमीनो एसिड मिलकर चेन का निर्माण कर लेते हैं, उस चेन से ही प्रोटीन का संरचना का निर्माण होता है। तो इसकी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अपन अमीनो एसिड को बोलते हैं। और देखते हैं प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि व विकास में सहायक है। वह बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों का शरीर अभी बढ़ने की उम्र होती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वह प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियाँ है वह ज़्यादातर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। प्रोटीन थोड़ी देर से पाचन होता है और ऊर्जा भी थोड़ी देर से प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। वह हमारे शरीर में ऊतक निर्माण में कार्य करता है। ऊतक निर्माण मतलब ऊतक किसे बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। वह यह ऊतक के निर्माण में कार्य करता है। वह हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो उसको जल्दी भरने में भी मदद करता है, घाव भरने में मदद करता है। वह इसकी खोज जोराडस जोन्स मुल्डर, जे मुल्डर ने इसकी खोज करी। वह इसका नामकरण जेके जोनस जेकब बर्जेलियर ने इसका नामकरण किया। दोनों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना। वह हमारे शरीर के अंतर्गत ज़्यादातर इंजाइम होते हैं। इंजाइम मतलब जैविक उत्प्रेरक, जो हमारे शरीर में बहुत सी प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। तो जितने भी इंजाइम्स होते हैं वह प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वैसे ही एंटीबॉडी भी प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। वह जितने हार्मोन हो गए, हार्मोन भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। वह अपन देखते हैं कि कुछ तो प्रोटीन अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, और कुछ अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अपन अमीनो एसिड को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, जो अगली स्लाइड में देखेंगे। अमीनो एसिड को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार।
अमीनो एसिड के बारे में देख लेते हैं पहले। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका पहला वर्गीकरण आता है, इसका भाग आता है इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वह जो हमारे शरीर में नहीं बनते, मतलब नहीं बनेंगे तो हमारे शरीर को बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, जो हमें बाहर से ग्रहण करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं। इनकी संख्या होती है 9। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं। इनको हमें बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह जब अपन देखते हैं कि अपन जब चावल बनाते हैं तो उनको उबालते हैं तो उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। यह किस अमीनो एसिड की वजह से ऐसा होता है? तो उबालने पर बासमती चावल को उबालने पर लंबे हो जाते हैं, तो उनमें लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जिसकी मदद से वह लंबे हो जाते हैं। बस इसकी सुगंध का कारण है कि उनमें पायरोल अमीनो एसिड पाया जाता है। तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल उबालने पर वह लंबे क्यों हो जाते हैं, उनमें कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? तो इसका उत्तर है लाइसिन व बासमती चावल की सुगंध का कारण पायरोल अमीनो एसिड। तो ये थे अमीनो एसिड। अब देख लेते हैं प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से एक तो रोग होता है क्वार्सियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। वह इसके अंतर्गत पेट, ज़्यादातर यह बच्चों में होता है। बच्चों का पेट फूलकर बाहर निकल आता है, तो इस रोग को बोलते हैं क्वार्सियोरकर, बाहर निकल आता है। वह इसकी कमी से दूसरा रोग होता है मेरेस्मस रोग। मेरेस्मस रोग को अपन, इसका दूसरा नाम भी है सूखा रोग। मतलब यह भी बच्चों में अगर मान लो प्रोटीन की कमी आ जाती है तो उनके शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, उनकी शरीर पूरा सूख जाता है, वह हड्डियाँ दिखाई देने लगती है। तो इसमें ऊर्जा की कमी होती है, शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। वह कुछ काम नहीं कर पाते, काम भी करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। तो ये थे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की मात्रा के मतलब हमें एक दिन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं एडल्ट मतलब वयस्क इंसान को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब मान लो किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो उसको कितना प्रोटीन लेने चाहिए? 0.8 से उसको गुना कर देंगे, 0.8 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 0 से 0 और 40 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा। मतलब 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को 40 ग्राम प्रोटीन की दिन भर में आवश्यकता होती है। वैसे ही टीन मतलब किशोर को कितनी 0.9 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, किशोरों को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी बढ़ने की उम्र रहती है, तो इस वजह से उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। वैसे ही बच्चों को तो और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि उनकी भी बढ़ने की उम्र रहती है, वृद्धि व विकास करने की उम्र रहती है, तो इनको 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। उसी प्रकार प्रेग्नेंट लेडी को तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि एक तो उन्हें खुद
स्वयं के शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए, और दूसरी जो उनके अंदर उनके पेट में भ्रूण बन रहा है उसके विकास के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कितना 55 से 70 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, इतनी आवश्यकता होती है प्रेग्नेंट लेडी को। तो ये थी अपन ने हमारे यहाँ पर प्रोटीन पूरा होता है। अगली क्लास में अपन फैट के बारे में, वसा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए विद्यादर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद।